हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 11वीं क्लास है हमारी और हम लोग इसमें देख रहे हैं ज्योग्राफी। तो आज हम इसमें नया चैप्टर आपका प्रारंभ करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है नया, इस नए चैप्टर में हम लोग आपका गौर करके आपका देखेंगे वायु संचरण एवं मौसम प्रणाली। क्या देखेंगे? वायु संचरण एवं आपका जो मौसम प्रणालियां हैं उन पर हम बेसिकली इसके अंतर्गत आपका बात करने वाले हैं कि क्या मौसम प्रणाली है, कैसा वायु संचरण है, इस पर हम लोग आपका खुलकर बात करेंगे। पहला ध्यान, आपने पृथ्वी के धरातल के तापमान का असमान वितरण पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? पृथ्वी के तापमान का असमान जो वितरण है, हमने देखा था कि कैसे कौन कौन चीज आपके प्रभावित करती है। तो एक हमने देखा था समुद्र से दूरी क्लियर है, उसका अक्षांशीय विस्तार, स्थानीय हवाएं जो हैं, इन सबको हम लोग इसमें लेक्चर के अंतर्गत आपका देख चुके। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। क्या प्रॉपर्टी है वायु की? ध्यान दीजिए, वायु गर्म होने पर क्या है आपकी? फैलती है और ठंडी होने पर आपका सिकुड़ती है। कह रहे हैं कि इससे वायुमंडलीय दाब में विभिन्नता आती है। क्या आती है? कि जो वायुमंडलीय दाब है उस दाब में क्या मिलेगी आपको? विभिन्नता आती है। इसके परिमाण स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्र में न्यूनतम दाब वाले क्षेत्र में प्रभावित होती है। यानी कि क्या कह रहे हैं? वायु गति कहाँ बहती है? अधिक दाब से आपका न्यूनतम दाब की ओर, यानी कि हाई प्रेशर टू आपका लो प्रेशर आपका हवा चलती है। ये तो मैंने कल भी आपको बता दिया। हवा कहाँ बहती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एक बार दोबारा देखेंगे बनता कैसे है। आइए पहले पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि 36 वायु पवन, कह रहे हैं कि 36 गति वायु की पवन वायुमंडलीय दाब में यह आपका निर्धारित करती है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब वायु नीचे बैठेगी। यानी कि ये कैसा होता है? 36 आपका निर्धारण होता है कि कब वायु ऊपर जाएगी और कब वायु नीचे। पवन पृथ्वी के तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती है। क्या करती है? पुनर्वितरण, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठी हुई आर्द्र वायु का तापमान कम हो जाता है। बादल बनते समय वर्षा होती है। और इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब विभिन्न कारणों, वायुमंडलीय संचरण संबंधी बल, विक्षोभ, वायु राशि का बनना, वायु राशियों के मिश्रण, मौसम संबंधी विक्षोभ यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसमें वितरण शामिल है। कह रहे हैं कि जो ऊपर उठी वायु है, जो आर्द्र वायु यानी कि ह्यूमिड, ह्यूमिड है मतलब उसमें जल वाष्प की मात्रा है, तो उसका तापमान कैसा होगा आपका? कम होगा। और उसी से क्या बनेंगे आपके? बादल। बादल बनेंगे तो उससे वर्षा होगी। और इसी वर्षा को हम लोग इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? वायुमंडलीय ताप में विभिन्नता की एयर प्रेशर जो बेल्ट है वो कैसे बनती है, वायुमंडलीय परिसंचरण कैसे हवाओं का डिस्टर्बेंस होता है, एक दिशा में दूसरी हवा चलती है, उनके बल, विक्षेपी बल, वायु संरचना, ये सारे संबंधित कार्य, ये सारी चीजें जो है इसमें हम लोग आपका गौर करके एक एक करके इसमें बहुत अच्छे से हम उनको आपका देख लेंगे। अगला है वायुमंडलीय दाब। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर भी वायुमंडल से प्रभावित होता है? कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है उस पर भी वायुमंडल का दाब है या उससे प्रभावित होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊपर चढ़ते हैं वायु विरल होती जाती है। विरल का मतलब होता है हल्की। क्या मतलब है विरल का? हल्की होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। कह रहे हैं कि माध्यमिक समुद्र तल से वायुमंडल की असीमित मात्रा तक एक इकाई जल के वायु स्तंभ को वायुमंडलीय ताप कहते हैं। कह रहे हैं कि जब आपका माध्यमिक समुद्र तल होगा, वायुमंडल की अंतिम एक सीमा क्षेत्र इकाई होगी, तो उसमें वायुमंडल के दाब कहते हैं। वायुमंडल को मापने की इकाई को मिली बार में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मिली बार में।
तल पर औसत वायुमंडलीय दाब इतने मिलीबार है, इतना है औसत रूप से, इतना मिलीबार है, ठीक है। और कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है। कह रहे गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसी की वजह से क्या है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, और जहां पर वायुमंडल अधिक होता है वहीं वायु की सघनता भी आपको कैसी मिलती है, सघन ज्यादा मिलेगी। इसी कारण वायु दाब अधिक होता है। वायुमंडल को मापने के लिए आपका वायुदाबी अर्थात वायुदाबी में क्या, आप देखिए निर्वात बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानते हैं कि भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 और एनसीसीआर जो देखें वायु दाब की ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायु दाब विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होता है। यह विभिन्नता ही वायु की गति का मुख्य कारण है। यही विभिन्नता भी वायु की गति का मुख्य कारण है। पवनें उच्च वायु दाब से कम वायु दाब क्षेत्र की तरफ चलती हैं, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बनती कैसे हैं, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान घट कैसे रहा है, बढ़ कैसे रहा है, इसका सारा एक मैकेनिज्म है। अगर हम उस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएगी। जो चीज मैंने कल आपको समझाई थी, ठीक है। ये हो गया समुद्र तल और ये हो गया आपका लैंड एरिया और ये हो गया तल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्या बना दिया, तो ये हो गया पर्वत, ये हो गया पठार और ये हो गया मैदान। अब हमारा सन निकल रहा है, सन की किरणें यहाँ पड़ रही हैं समुद्र पर, सन की किरणें यहाँ भी पड़ रही हैं और सन की किरणें यहाँ भी पड़ रही हैं, तो तीन ही जगह सन पड़ रहा है। तो मैंने आपको कल बताया था कि कुछ जो कोई आपका पदार्थ है या कोई स्थिति, कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है, कि जल है। अब जल की प्रॉपर्टी सिंपल है कि जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा, सॉरी देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। ऐसे ही आपका अर्थ है, ये जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी होगी, ये क्या है, जस्ट के अपोजिट है। तो देखिए अब यहां आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो जो प्रेशर है वो कैसा होगा, कम होगा, यानी कि यहां लो प्रेशर। अब यहां क्या है, ये जो आपका पर्वतीय रीजन है, ध्यान दीजिए यहां पर टेम्परेचर जो है वो कम है और प्रेशर कैसा होगा, वो हाई होगा। कैसा होगा प्रेशर आपका, प्रेशर आपका हाई होगा। तो हवा कहां चलेंगी, हाई टू लो की तरफ। तो इसलिए हवा कहां से आती है, पहाड़ से घाटियों की तरफ चलती है। कहां चलती हैं, पहाड़ से घाटियों की तरफ। अब यहां भी देखिए, यहां पर आपका टेम्परेचर कैसा होगा, कम, और प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा। अगर यहां बगल में लैंड एरिया तो हवा कहां चलेंगी, आपका स्थल की ओर। और अगर स्थल पर टेम्परेचर आपका कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और रात्रि में ये गर्म होगा, तो यहाँ हाई प्रेशर नहीं होगा, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। तो हवाएं फिर कहां चलेंगी, इस दिशा की ओर चलेंगी। क्लियर है। तो हवाओं जो चलना है वो आपका बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वायु दाब पर। वायु दाब यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में ये आपका चलता है। देख लिया, ये बेसिकली आपकी एक नॉर्मल प्रॉपर्टी थी जो आपका डिपेंड करती है इन हाई प्रेशर और लो प्रेशर में हवाओं के चलने का। अब देखिए, अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पृथ्वी की तरफ, चलिए आप छोड़ी सर, यहाँ देखिए ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है आपके सामने, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसे मानिए फिलहाल,
तो टेम्परेचर ज्यादा है तो आपका प्रेशर कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका प्रेशर के। अगर जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा, और जहां प्रेशर ज्यादा होगा यानी कि वायु दाब, वहां टेम्परेचर कम होगा। जैसे ही आप नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे, तो पहली बात तो वायुमंडल में आपने पढ़ा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर वायुमंडल में क्षोभ मंडल तक की सबसे ज्यादा आपको क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है। उसके बाद विरलता कम होती चली जाती है। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि इतने किलोमीटर जाने के बाद टेम्परेचर में इतनी गिरावट आती है। अगर आप 1 किलोमीटर सीधा ऊपर चल जाए तो लगभग 6 डिग्री नीचे टेम्परेचर गिर जाता है, 6 डिग्री का अंतर। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो क्या होगा, तापमान गिरता चला जाएगा और प्रेशर कैसा है आपका, बढ़ता चला जाएगा। ये क्लियर हो रहा है कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, पहाड़ की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। तो यही कारण है कि जो वहां पर पहाड़ों पर क्या होता है, मौसम ठंडा होता है और वायु दाब अधिक होता है। क्लियर है? तो रीजन दोनों ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हाइट के साथ बढ़ने पर टेम्परेचर में कमी आ रही है, और टेम्परेचर में कमी आ रही है, पहला वेरिएशन। दूसरा आपका प्रेशर बढ़ रहा है, ये दूसरा वेरिएशन है। क्लियर है? आगे देखिए। अब हवा को आप लोग देख चुके हैं कैसे वेरिएशन होता है, और सबसे बड़ी बात है कि 1032, ये जो मात्रा दिखा है कि औसत एवरेज अगर आप निकालोगे तो इस तरह से ध्यान रखना। ये क्या है आपका, बेसिकली बच्चों ये आपका मिली बार, 1 वर्ग मीटर में वायु का औसत दाब है। अगर मैं पूछ लूं कि वायुमंडल का औसत दाब क्या है, औसत मतलब होता है एवरेज, जो हर जगह अगर हम काउंट करें औसत वायु दाब, तो आप कहेंगे 1032। ये आपको ध्यान रखना, 1000। क्लियर है? ठीक। अब कह रहे हैं कि वायु दाब के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह से। तो ऊर्ध्वाधर नीचे वाले भाग में ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊंचाई के साथ क्या होगा, आपका वायुदाब नीचे की वायुदाब की ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार कम हो जाएगा। वायुदाब से अधिक एक स्थान पर एक दर से नहीं घटता। अब देखिए कैसे दिखाया है, वायुमंडल के निचले भाग में ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है, निचले भाग की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये देखिए, समुद्र तल से अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो वायुदाब इतना होगा, टेम्परेचर इतना है। 10 किलोमीटर जाके अब देखिए ऊपर पहुंच गए हम पृथ्वी पर, ठीक है, वहां टेम्परेचर माइनस का है, कम में चला गया। तो ये देखिए वायुदाब, कह रहे वायुमंडल में औसत वायुदाब तापमान को प्रस्तुत करता है। तापमान कितना है ये उसको भी आपका देखते हैं। कह रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होता है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्या होता है, क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरीके से, और क्षैतिज का मतलब इस तरीके से, ठीक है, अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़े। और कह रहा है लेकिन इसके विपरीत दिशाओं में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल को यह संतुलित हो जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बल कैसा है आपका, संतुलित हो जाता है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। ये जो पवनें हैं ऊर्ध्वाधर पवनें, ये अधिक शक्तिशाली नहीं होती। शक्तिशाली कौन होती है, क्षैतिज पवनें, ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। जैसे जेट स्ट्रीम हो गया, क्लियर हो गया, वेस्टर्न आपका डिस्टर्बेंस हो गया, पश्चिमी विक्षोभ हो गया। तो ये सारी कैसी हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। अब देखिए अगला है वायु दाब का क्षैतिज वितरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पवन की दिशाओं व वेग के संदर्भ में वायुमंडल वायु दाब में अल्प अंतर आता है। अल्प अंतर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए वायु की जो आपकी दिशा है, पूर्व में है, पश्चिम में, उत्तर में, और उसका वेग है, तो उसका जो आपका प्रेशर है उसमें अल्प अंतर आता है। इतना ज्यादा अंतर नहीं आता लेकिन अंतर आता है। और कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। वायु दाब के क्षैतिज वितरण का
अध्ययन सामान्यतः समान अंतराल के बीच किए गई समदाब रेखाओं से किया जाता है। किससे करते हैं? जो आपकी समदाब रेखाएं हैं उन समदाब रेखाओं से किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है। तो समदाब रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? जो आपका एक समान वायु दाब वाले क्षेत्र को मिलाती है। ठीक, दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब मापने में के बाद समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। कैसा होता है? समुद्र तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब मापने के लिए समुद्र तल के स्तर को घटा लिया जाता है कि अगर हमको वायु दाब मापना है तो समुद्र तल पर को से माइनस कर देंगे। समुद्र तल पर वायु दाब वितरण मौसमी चित्र को दर्शाया गया है। कह रहे हैं कि चित्र 10.1 में विभिन्न वायुमंडल परिस्थिति में समदाब रेखाओं की आकृति को दर्शाया गया है। निम्न दाब प्रणाली एक अधिक समदाब रेखाओं से घिरी है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब में भी एक अधिक समदाब रेखाएं हैं, जिनके केंद्र में उच्च वायुदाब है। निम्न वायुदाब के केंद्र में उच्च वायुदाब और उच्च वायुदाब के केंद्र में निम्न वायुदाब। क्लियर है? सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से देखिए, देख लिया? अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको कठिन हो सकता है, और ये वाला आप देखिए समदाब रेखाएं कैसे एक आपस में मिलती है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अगर आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर आपको नहीं आता और कैसे समदाब रेखाएं बनती हैं, ये एक समान टेम्परेचर को मिलाने वाली रेखाएं हैं। तो ये जहां पर होगा, जहां पर समान होगा उसको मिला देंगी। तो जहां समान होगा, देखिए समदाब रेखाओं की स्थिति है, यहां भी अगर 30 है, यहां भी 30 है, तो सीधी बनेगी। ठीक है, अब यहां गिर गया तो ऐसे हो जाएंगी, उठ गया तो ऐसे हो जाएंगी, सीधी होंगी तो ऐसे हो जाएंगी। तो इस तरह से ये रेखाएं आपको दिखाई देंगी, कहीं छोटे स्थान पर, कहीं और बहुत छोटे स्थान पर। क्लियर है? किसी इसी स्थान पर, इसी स्थान पर। तो जहां समान दाब बनता है तो उसी स्थान को मिलाने वाली समदाब रेखाएं हैं। अब यहां भी 1010 है और यहां भी, तो इस तरह से ये 1015 है, तो जहां भी 1000 तो आपके 15 होगा वहां तक ये चली जाएंगी। देखिए ये रही 1015 तक ये जा रही है, और कहां से आ रही थी दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए रेड से दिखाता हूं, ये रहा 1015, तो यहां से 1015 को मिलाने वाली समदाब रेखा है। तो ये ऐसे बनती है बेटा, देख लिया? चलिए, अब है वायु दाब का विश्व वितरण। कह रहे हैं कि जनवरी व जुलाई के महीने में समुद्र तल से वायु दाब का विश्व वितरण चित्र 10.2 और 10.3 में दिखाया गया है। एक तो हमने देख लिया ये वाला, अब दूसरा ये है। ये था बच्चों आपका जनवरी के महीने का। तो जनवरी के महीने में नॉर्थ गोलार्ध, अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ की उत्तरी गोलार्ध की जो आपकी रेखाएं हैं उनको देखिए, और दक्षिणी गोलार्ध की देखिए कुछ सीधी बनी हुई है ना, क्योंकि जो पोलर एरियाज हैं उनमें आपका सेम रहता है टेम्परेचर, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा 1-2 डिग्री का ऊपर नीचे, वहां तो 24 घंटे बर्फ रहती है, सर्दियों में थोड़ा और कोल्ड हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए जुलाई में कितना वेरिएशन आपको दिखाई देगा, अलग ही है बिल्कुल। ये आपने जुलाई का देख लिया, अब जुलाई का देख रहे हैं, तो जुलाई का देखने में एक कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि सूर्य कहां होगा, सन यहां है, अब सन यहां नहीं है। और इधर आइए जनवरी में, तो जनवरी में कहां है सन, तो जनवरी में सन यहां है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि टेम्परेचर तो आपका सन से ही मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इनको भूल जाओगे, इनको मिस कर दोगे, कैसे चलेगा काम? चलिए, कह रहे विषुवत रेखा के निकट वायुदाब कम होता है। कह रहे जो आपके विषुवत व्रत है, यानी कि विषुवत व्रत इक्वल टू 0 डिग्री, वहां पर क्या होता है, वायुदाब कम होता है, और इसे विषुवतीय निम्न आबदाब क्षेत्र
के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 और उत्तर में 60 डिग्री दक्षिण में निम्न वायुदाब पेटियां हैं। तो आप देखेंगे जीरो से बेसिकली जो है विषुवतीय व्रत में क्या है, वायुदाब कम है और इसे कहते हैं इक्वेटोरियल लो, और 30 डिग्री उत्तरी 30 डिग्री दक्षिण के साथ उच्च वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, और पुनः ध्रुवों पर 60 डिग्री पर आपका निम्न वायुदाब पाया जाता है। आइए इस थोड़ी कंडीशन को यहां बनाकर थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो ये हो गया, ऐसे मान लें हम ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र, और ये हो गया 30 से लेके ये 30 वाला क्षेत्र, ये हो गया 60 वाला क्षेत्र, ये 30 वापस, और ये आपका 60 वाला। तो कह रहा है यहाँ क्या है, आपका लो प्रेशर है, और यहाँ कैसा बता रहा है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। क्लियर है इतना? अब देखिए हाई प्रेशर लो प्रेशर है, थोड़ा अंतर देखिए। अगर आपका लो प्रेशर है, लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि सन की प्रॉपर किरणें आ रही हैं, तो यहाँ कैसा होगा, जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा है। हाई प्रेशर है तो टेम्परेचर कैसा है, लो है। अब यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है, इन दोनों बेल्टों में यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन नहीं मिलेगा। यहाँ गतिकीय कारण है, जो ऊपर से पोलर एरिया की जो हवा आती है वो उस प्रेशर को कम कर देती है, इस वजह से लो प्रेशर है। आइए देखते हैं। तो कह रहे हैं कि पुनः 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में निम्न वायुदाब पेटियां हैं, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहा जाता है। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है। कैसे होता है, ध्रुवों के पास, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यह वायुदाब पेटी स्थायी नहीं है। सूर्य की किरणें विस्थापन के साथ साथ पट्टियां और विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकती हैं। क्यों खिसकती होंगी, देखिए क्या कह रहा है कि अधोमुखी निम्न वायुदाब पेटी है, ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ऑब्वियस से अधिक होगा। टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं क्योंकि वहां प्रेशर हाई है, तो उसे हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। और वायुदाब पेटी स्थायी नहीं है। कैसी नहीं है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरणें बार बार, एक ही चीज इंपॉर्टेंट है हमारे प्रेशर के लिए, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का फैक्टर है सन। ठीक है, तो कैसा है, किरण विस्थापित होने के साथ पेटियों में विस्थापन है। अगर सन मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा बच्चों, आप कहेंगे सर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, क्योंकि सन की शिफ्टिंग पर डिपेंड करेगा। अगर सन आपका साउथ में है तो नॉर्थ में क्या होगी, आपकी शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। और नॉर्थ में क्या हो जाएगी, आपकी ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु, और उत्तर दिशा की ओर खिसक जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आपका सन की शिफ्टिंग होगी वैसे वैसे ही ये पेटियां आपका लगभग 10 डिग्री अक्षांश ऊपर नीचे हो जाती है। अगर सन मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, सन यहां है, ये थोड़ी सारी ऊपर खिसकेंगी, सन नीचे जाएगा तो ये पेटी और नीचे खिसक जाएंगी। इसलिए कहा गया है ये पेटियां स्थायी नहीं है। कैसा नहीं है, ये पेटियां स्थायी नहीं है। इसको देखिए, चलिए देख लिया, ये सारी बेल्टें बनती हैं। इस तरह से हाई प्रेशर लो प्रेशर का जो गेम है वो चलता है, और इसी से हवा, वायुदाब, टेम्परेचर, प्रेशर मेंटेन होता है। क्लियर है? तो फिलहाल
आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।